बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़ूलॉजी का बेटा आज हमने अगला ऑर्डर डिस्कस करना है, डैट इज़ ऑर्डर क्रोकोडिलिया। इस ऑर्डर में जो है वो हमारे पास जितने क्रोकोडाइल्स हैं और एलिगेटर्स वगैरह बेटा ये सारे रेप्टाइल्स हमें इस ऑर्डर में मिलेंगे। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में सबसे पहले उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इनके ना स्कल के अंदर ओपनिंग होती है। ये जो बात है ना बेटा, स्कल के अंदर ओपनिंग होती है, इसको हमने पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किया था। टेम्पोरल आर्क, जो टेम्पोरल आर्क होती है ना वो स्कल के अंदर ओपनिंग होती है। और ये पहले जो एंशिएंट एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स थे उनमें ये नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये और पिछला जो ऑर्डर था उसमें भी हमने कहा था कि टेम्पोरल आर्क या तो नहीं है या एब्सेंट है या फिर रिड्यूस है। तो ये उससे अगला ऑर्डर है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ते जाएंगे ना, हम एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस की तरफ जाते जाएंगे। हम हर अगले आने वाले क्लास और एनिमल में देखेंगे कि उसमें पिछले की निस्बत ज़्यादा अच्छी बेस्ट अडेप्टेशंस मौजूद हैं। ऑर्डर स्क्वेमेटा में ये वाली जो ऑर्बिट में स्कल के अंदर ओपनिंग थी विच इज़ टेम्पोरल आर्क, वो जो थी वो एब्सेंट थी, लेकिन इनमें क्रोकोडिलिया ऑर्डर में टेम्पोरल स्कल जो है वो आर्च प्रेजेंट होती है। दूसरा बेटा इनका क्या डिफरेंस है, देखें ना, इनमें डिफरेंस है तो हमने इनको दूसरे ऑर्डर में रखा है। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में एक तो स्कल में ओपनिंग होती है एंड नंबर 2 इज द ऑर्बिट ऑफ आई इज ट्राइएंगुलर। ये जो बोन होती है बेटा, ऐसी बोन जिसके अंदर हमारी आईज पड़ी हुई होती हैं, डेट आर नोन एज ऑर्बिटल बोन। ऑर्बिटल बोन जो होती है हमारी नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के अंदर जो है वो ये गोल होती है, लेकिन ये जो ऑर्डर क्रोकोडाइल हैं इनकी जो ये वाली ऑर्बिट होता है जिसके अंदर आई पड़ी होती है, ये तकरीबन ट्राईएंगुलर शेप होता है, पूरा राउंड या सफेरिकल नहीं होता, ट्राईएंगुलर शेप का होता है और अंदर इनकी आईज पड़ी हुई होती हैं। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस है इनका कि ट्राईएंगुलर आई ऑर्बिट होता है। इनके जो टीथ होते हैं ना वो पीछे की तरफ कंप्रेस होते हैं। अगर हम ये देखें ऐसे करके पीछे की तरफ जो है वो कंप्रेस हुए होते हैं। ये अगर हम इसको कहें कि ये टीथ है तो हमारे और एम्फीबियंस में जो है वो ये वाली अडेप्टेशंस नहीं थी, इनके यूं पीछे करके पीछे की तरफ कंप्रेस हुए होते हैं, तो लेटरली कंप्रेस्ड टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने जो उनकी बकल कैविटी या माउथ वाला रीजन अगर देखा जाए ना बेटा, वो थोड़ा लंबा हो गया है, आगे वाली साइड से ना एंटीरियर है। आपने देखा होगा एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स को, उनका जो माउथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है और उनके जो जाज होते हैं वो हमें यहाँ तक जो है वो पीछे तक नजर आते हैं, और वो अपने उस माउथ को कंप्लीटली काफ़ी जो है वो ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके ये वाले जो साइडों पे लेटरल जा हैं ये काफ़ी इलोंगेटेड हो गए हैं। तो उन्होंने यही बात बताई हुई कि ये जो माउथ वाला रीजन है ये आगे से बारीक होके कंप्रेस होके काफ़ी बढ़ गया है। वो जो बड़ा हुआ पोर्शन है दैट इज़ नोन एज स्नाउट, उसको हम स्नाउट कहते हैं। तो इलोंगेटेड स्नाउट होती है इनकी, और जाहिर है ये माउथ वाला रीजन है, स्नाउट इलोंगेटेड हो गई है, साइडों पे जो है वो इनके लगे हुए हैं जाज हैं इनके। लेकिन नोज़ की अगर बात करें, नस्ट्रल्स की इनकी बात करें बेटा, तो वो अगर ये इस तरह स्नाउट है तो बिल्कुल स्नाउट की टिप पे नस्ट्रल्स होंगे। तो इनके नस्ट्रल्स आर एट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ हेड या स्नाउट। ये जो स्नाउट है हेड वाला पोर्शन, क्योंकि ये लेटरली कंप्रेस हो के काफ़ी एंटीरियर रियर यानी एंटीरियर साइड आगे वाली साइड बढ़ा हुआ है, इसको हम स्नाउट कहते हैं। और स्नाउट की टिप के ऊपर जो है वो नोज़ की ओपनिंग्स यानी नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, ये मतलब अडाप्टेशन ऐसी ही क्यों है इनमें? रीज़न ये है बेटा, एक तो ये कि स्नाउट लंबी होने से ना इनके मुंह का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मुंह की जो कैविटी होती है डेट इज नोन एज बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। नाक की जो नाली होती है, नाक का जो खाना होता है डेट इज नोन एज नेजल कैविटी। तो ये माउथ उनका काफ़ी लंबा हो गया है, इलोंगेटेड स्नाउट टाइप हो गया है, तो उसका जो है वो इंटरनल बक्कल कैविटी का सरफेस एरिया बढ़ गया है। और दूसरा नॉस्ट्रल स्नाउट के टिप पे हैं, उसका फ़ायदा ये है कि अगर ये क्रोकोडाइल पानी के अंदर सबमर्ज्ड भी हो ना और सिर्फ इनकी स्नाउट थोड़ी सी टॉप से बाहर हो तो ये इजीली पानी में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें ये ड्राई प्लेस पे रहने वाले हैं।
तो लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी रहते हैं, तो वो सारे पानी में सबमर्ज्ड होंगे, लेकिन उनके नॉस्ट्रल्स जो हैं वो उनकी टिप थोड़ी सी बाहर निकली होगी, वहाँ से वो सांस लेते हैं, क्योंकि इनमें ब्रीदिंग ज़्यादातर अडाप्टेड है फॉर ड्राई लैंड रेस्पिरेशन के लिए, ड्राई लैंड पे। तो इस स्नाउट की टिप पे नॉस्ट्रल्स होने का ये फ़ायदा है, इसलिए ये ज़्यादा सबमर्ज्ड फॉर्म में रहते हैं। एयर पैसेज वे की अगर बात करें, मतलब ब्रीथिंग की अगर बात करें, तो ये मुंह से सांस लेते हैं या नाक से लेते हैं या स्किन के जरिए लेते हैं। तो रेप्टाइल्स हैं स्किन के जरिए तो बिल्कुल भी सांस नहीं लेते, यानी कि जो आपने कहा था कि एम्फीबियन स्किन के जरिए जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, ये नहीं करते। इनमें लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन, जो कि ट्रू रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है, वो मौजूद है। एयर पैसेज वे एट रियर टू माउथ, मतलब कि माउथ के रियर बोलते हैं एंटीरियर। बेटा एनिमल्स, इस तरह के एनिमल्स की बॉडी के दो हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर साइड, एक होती है पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर साइड वो होती है जो इन्वायरमेंट को सबसे पहले फेस करती है, और उसके बिल्कुल ओपोजिट इनकी पोस्टीरियर साइड होती है। एंटीरियर लफ्ज़ को हम रियर भी बोलते हैं। उन्होंने कहा ये जो माउथ का रियर साइड है, यानी कि ये अगर इलोंगेटेड से इनकी माउथ है, इसका जो रियर साइड है, इसका एंटीरियर यानी आगे वाली जो जगह है, वहाँ पे नॉस्ट्रल्स हैं, वहीं से उनका एयर पैसेज वे शुरू होता है। और ये जो एयर का पैसेज है, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी हवा गले के जरिए गुजर के जाती है, तो माउथ और थ्रोट दोनों कनेक्टेड हैं, फ्लैप ऑफ। लेकिन हमने ये देखा है इनकी जुबान जो होती है उसके पीछे एक टिश्यू लटकला होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू इन्होंने बोला है, चादर की तरह का छोटा सा टिश्यू लटक रहा होता है, एक्ट एज वाटर टाइट सील, यानी कि ये पानी अगर मुंह में भरा भी हो ना तो मुंह वाली कैविटी को बंद कर देगा, लेकिन हवा, ये नेजल कैविटी से जो हवा होगी वो जो है वो आगे पहुंचा देगा। कहने से मुराद ये है कि अगर मुंह में इनके पानी भरा हो या मुंह में कोई चीज़ हो तो ये तब भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेकेंडरी पैलेट प्रेजेंट है इनमें। सेकेंडरी पैलेट क्या होता है? एक होता है बेटा प्राइमरी पैलेट। प्राइमरी पैलेट तो बोन है ना, पैलेट की बोन, पैलेंटाइन जिसे हम कहते हैं, और ये बोन प्रेजेंट होती है माउथ के और नेजल कैविटी के बीच में। इसके पीछे एक सॉफ्ट पैलेट होता है, डेट इज नोन एज सेकेंडरी पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो होता है बेटा वो एम्फीबियंस तक में नहीं था, लेकिन इन रेप्टाइल्स में, और वो भी ऑर्डर क्रोकोडाइला में जो है वो हमारे पास सेकेंडरी पैलेट आया है, यानी सॉफ्ट पैलेट। और आपको पता है सॉफ्ट पैलेट का क्या काम है? सॉफ्ट पैलेट माउथ कैविटी को, नेजल कैविटी को पार्शली जो है वो क्लोज करता है, ताकि मुंह में कोई चीज़ हो तो वो सांस की नाली में ना जाए, और अगर हम खा रहे हैं तो सांस जो है वो मुंह में आके उसको जो है वो फूड को या डिस्टर्ब ना करे, उसमें गैस वगैरह के वेजिकल्स प्रोड्यूस ना करे। इसलिए ये जो फ्लैप उन्होंने पीछे कहा, एक तो टंग के पीछे फ्लैप प्रेजेंट होता है और दूसरा इनमें सेकेंडरी पैलेट प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी पैलेट जो बक्कल कैविटी होती है, ये ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, इसको और नेजल कैविटी को पार्शली एक दूसरे से सेपरेट करता है। मस्कुलर और इसके अलावा जो है वो ऑर्डर क्रोकोडाइला की और क्या अडाप्टेशन है कि इनमें क्रोकोडाइल्स में और एलिगेटर्स वगैरह में हमने एक लंबी सारी टेल देखी है, और ये टेल ऐसी नहीं होती जैसे सांप की छोटी सी या लिजर्ड की बारीक सी टेल होती है। उनकी बॉडी साइज के हिसाब से जो है वो काफ़ी बड़ी थिक टेल होती है, और नीचे को जो है वो फ्लैट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बारीक हो जाती है। सच काइंड ऑफ टेल इज नोन एज लेटरली कंप्रेस्ड टेल, के पीछे की तरफ कंप्रेस हुई, जैसे पीछे को जो है वो आगे से काफ़ी मोटी है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे को बारीक होती जाती है और थिक काफ़ी होती है। तो इसलिए क्योंकि थिक होती है, मसल्स से मिलके बनी होती है, देयरफॉर दिस इज मस्कुलर इलोंगेटेड लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है इनमें। उसके बाद बेटा ऑर्डर क्रोकोडिलिया में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा जो नेक्स्ट ऑर्डर आते हैं उनसे मिलता जुलता इनमें मौजूद है। अडाप्टेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकी अडाप्टेशन है। लेकिन बेटा इनके जो दांत हैं, आपने अभी ऊपर बोला कि इनके दांत जो टीथ होते हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड टीथ होते हैं। लेटरली कंप्रेस्ड टीथ जो हैं वो चीज़ को चबाने के लिए यूज़ ये नहीं करते। चबाना जो होता है डेट इज नोन एज च्यूइंग। च्यूइंग के लिए ये टीथ को यूज नहीं करते, ये कैप्चर करने के लिए टीथ को यूज करते हैं। ये यूं पकड़ेंगे, उसको कैप्चर करेंगे और टीथ से उसको बाइट करेंगे। उस प्रे को अगर साइज बड़ा है, उनकी बॉडी की निस्बत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको जो है वो बाइट करेंगे, और टीथ के जरिए ये च्यूइंग नहीं करते। पूरे का पूरा जो इनका प्रे होगा उसको वैसे ही निगल लेते हैं। ये
पूरे प्रे को वैसे ही जो है वो जब निगल लेंगे, स्वॉलोइंग करेंगे, तो इस तरह का इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि बक्कल कैविटी में च्यूइंग नहीं होती, मिक्सिंग ऑफ फूड नहीं होता, डायरेक्ट स्वॉलोइंग होती है। और स्वॉलोइंग के बहुत जाहिर है फूड स्टमक में जाती है, और बहुत ज़रूरी है कि जो स्टमक में फूड गई है उसको छोटे पार्ट्स में चेंज करना, उसके छोटे छोटे पीसेस बनाना। देयरफॉर इनका स्टमक जो होता है वो गिजर्ड की तरह का होता है। इस तरह का स्टमक गिजर्ड स्टमक कहलाता है। गिजर्ड जैसा जो स्टमक होता है उसमें ऐसे सेल्स, और इतना हार्ड स्टमक होता है, सेल्स होते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस पूरे होल प्रे को, पूरी होल बड़ा सारा जो ढेर होता है फूड का, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में पहले तोड़ते हैं। वरना इनसे जो नेक्स्ट जितने भी जो हैं वो बेटा हमारे पास फाइलम हैं, उनमें यही एबिलिटी है जैसे मैमल्स में कि वो अपनी दांत के ज़रिए फूड को पहले बाइट भी करते हैं, फिर उसको च्यूइंग भी करते हैं, स्मॉल पीसेस में तोड़ते भी हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक अडाप्टेशन है कि सीजिंग करेंगे, प्रे की सीजिंग यानी कि टेयरिंग करेंगे, फाड़ेंगे, उसको फ्लैश बनाएंगे बड़ा सारा, और फूड को स्वॉलो करेंगे। इनमें गिजर लाइक स्टमक होता है। अगर ऑर्डर क्रोकोडाइलिया की रिप्रोडक्शन देखी जाए बेटा, तो ये अंडे देते हैं यानी ओविपेरस हैं, और ओविपेरिटी शो करते हैं। दूसरा, इनमें हमने ये ज़रूर देखा है कि ये नेस्टिंग बिहेवियर और पेरेंटल केयर शो करते हैं। ये नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट बना के वहाँ एग ले करते हैं। इनमें जो है वो पेरेंटल केयर मतलब कि पेरेंट्स दोनों, मदर और फादर जो है वो उन एग्स की, उस क्लच की जो है वो केयर भी करते हैं, और बाद में जब वो हैच हो जाते हैं तो उसके बाद भी जब तक वो उनका फीटस, इनका बेबी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक उसकी केयर भी करते हैं। उसके बाद बेटा ये हमारे पास 2 ऑर्डर थे, इनको हमने कंप्लीट डिस्कस किया। इन 2 ऑर्डर्स के बाद दोबारा हम जो है वो अपने रेप्टाइल्स की कंप्लीट रेप्टाइल्स के अंदर जितनी भी अडाप्टेशंस पाई जाती हैं उनको देखेंगे। तो रेप्टाइल्स क्योंकि हम कहते हैं एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए एम्फीबियंस की निस्बत इनमें कुछ चेंजेस हैं, इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्यों हैं बेटा, वो हमें समझ आती है। वो चेंजेस इसलिए हैं कि क्योंकि ये ड्राई लैंड पे रहते हैं, तो इनको ड्राई लैंड पे रहने के लिए अडाप्टेशंस करना ज़रूरी थी। अगर वो इस तरह के अडाप्टेशंस ना करते तो वो ड्राई लैंड पे रहने के काबिल ना होते, और अगर वो ड्राई लैंड पे रहने के काबिल ना होते, ये एबिलिटी उनके अंदर ना होती, तो वो जाहिर है एम्फीबियंस से डिफरेंट भी ना होते। तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन के एक ग्रुप से थोड़ी सी चेंजेस करके वो एनिमल, वो ग्रुप जो है वो पहले ग्रुप से डिफरेंट हो गया है। तो रेप्टाइल्स के अंदर एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस क्या हैं, ये क्वेश्चन जो है वो बेटा यहाँ पे उन्होंने कुछ एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस अलग-अलग बताई हैं। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि रेप्टाइल्स की एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस लिखें, तो आपने उनके अंदर जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी लिखनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है। एक छोटा सा पोर्शन है चकवाला का। चकवाला वाला वो अलग भी पूछ सकता है, लेकिन अगर वो आपसे पूछे एवोल्यूशनरी जो है वो अडाप्टेशंस कौन सी हैं, तो उसमें फिर चकवाला का भी जिक्र करेंगे, और फिर रेप्टाइल्स में होने वाले जितने भी जो है वो चेंजेस हैं जो उन्होंने एम्फीबियंस से ली हैं, लेकिन उनमें उनको मॉडिफिकेशन उनकी की है, तो वो लिखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो एक रेप्टाइल है जो डेजर्ट में रहता है, उसका नाम चकवाला रेप्टाइल है। अगर हम उसको देखें तो वो हमें, जैसा हमने क्रोकोडाइल पढ़े, एलिगेटर पढ़े, उस तरह का नजर आता है, लेकिन वो पानी में नहीं रहता इनकी तरह, या साहिलों के साथ नहीं रहता, या जो है वो ये ज्यादातर रहता है डेजर्ट में। तो चकवाला की कुछ अडाप्टेशंस हैं। ये ऐसा रेप्टाइल है जिसमें जरा अलग तरह की अडाप्टेशंस मौजूद हैं। तो आपने अब अगला जो है वो क्वेश्चन शुरू किया है एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस का। तो जाहिर है सबसे पहले चकवाला में हम अडाप्टेशंस देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो बाकियों से डिफरेंट हैं, और ये इसको सरवाइव करने के, इन्वायरमेंट में फिट रहने के काबिल बनाती है। तो समर के में यानी गर्मियों में ये क्या करता है, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर होता है उसके साथ भी ये विदस्टैंड कर सकता है। तो समर में ये लेट समर में 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर भी हो जाए तो तब भी ये सरवाइव कर सकता है चकवाला। ये बरोज करता है प्लांट के ऊपर। एक होता है बेटा ग्रेजिंग करना, एक होता है ब्रोजिंग करना। ब्रोजिंग होता है दरख्तों के, बड़े बड़े दरख्तों के पत्ते खाना,
और ग्रेजिंग होता है कि गर्दन उठा के नहीं खाते, ये जमीन से जो घास वगैरह होती है या लोअर प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं। तो ये जो चकवाला है ये ब्रोज करता है, प्लांट के पत्ते खाता है और इसमें एस्टिवेशन होती है। एस्टिवेशन डोरमेंसी को कहते हैं कि ये बेटा थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। रीजन ये है कि टेम्परेचर 40 डिग्री तक तो ये समर में बर्दाश्त कर सकते हैं। डेजर्ट का टेम्परेचर आपको पता है 40 डिग्री से भी एक्सट्रीम हो जाता है, तो जब 40 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाता है तो तब ये एक प्रोसेस में चले जाते हैं, डेट इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज फिजिकली डोरमेंट एनिमल के अंदर पाया जाने वाला फिनोमिना है। ये फिजिकली अपने आप को और मेटाबॉलिकली भी अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी लो कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। ये हॉट और ड्राई कंडीशंस को विदस्टैंड करने के लिए एस्टिवेशन करते हैं। इसके अलावा बाद में जैसे ही बेटा टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये इनकी जो एस्टिवेशन है ये खत्म हो जाती है। उसके बाद है विंटर। विंटर इनके पास जो अडाप्टेशंस पाई जाती हैं ये वो इस तरह की होती हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि वो एस्टिवेशन में मौजूद है, टेम्परेचर जो है वो काफी बढ़ गया है, 40 डिग्री से अबव चला गया है, तो चकवाला जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है। लेकिन बेटा जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा फेवरेबल होता है तो ये अपनी डॉर्मेंसी को तोड़ देता है। बट मोस्टली इसके साथ ऐसे होता है कि ये एस्टिवेट हुआ होता है, लेकिन जो नेक्स्ट जो है वो विंटर स्लीप आ जाती है, यानी विंटर आ जाती है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता है कि चकवाला के लिए सरवाइव करना उस टेम्परेचर में जो है वो उतने ज्यादा कम टेम्परेचर में, उतने ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में उसके लिए जो है वो सही नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है, अपनी एस्टिवेशन स्लीप को यानी समर स्लीप को विंटर स्लीप में कन्वर्ट कर लेता है। वो वैसे ही फिजिकली इनएक्टिव ही रहता है, दैट इज विंटर स्लीप। तो कहते हैं कि समर स्लीप जो है वो कभी कभी विंटर स्लीप में चेंज हो जाती है। ये इसलिए है कि विंटर्स को के लिए विदस्टैंड करने के लिए, और जैसे ही विंटर के बाद एनवायरनमेंट सूटेबल होगा ये स्लीप से कम आउट हो जाएगा। ये कैसे जो है वो समर स्लीप के साथ विंटर स्लीप का अरसा इतना ज्यादा जो है वो डॉर्मेंसी में ही गुजार देता है, क्योंकि बेटा इसकी बॉडी इसके लिए अडाप्टेड है। ये इसकी बॉडी के नीचे जो है वो स्किन के नीचे ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं विच हैव एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये काफी अमाउंट में वाटर जो है वो अपनी स्किन के नीचे स्टोर कर लेता है। और आपको पता है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस ऐसे हैं जो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। तो इसलिए क्योंकि डॉर्मेंट कंडीशन में मेटाबॉलिज्म को ये कम कर लेता है, लेकिन उतना सा पानी उसके मेटाबॉलिज्म के लिए काफी होता है, इसलिए बेटा वो अपनी लाइफ का काफी अरसा जो है वो स्लीपिंग में ही गुजारता है। उसके बाद अगर हम देखें तो चकवाला की प्रीडेशन, तो वो कहते हैं कि क्योंकि साइज बड़ा होता है इसलिए ये इतना आसान नहीं है। दूसरा इसमें ये अडेप्टेशन है कि जैसे ही कोई प्रे इसको पकड़ेगा ये फौरन से जो है वो इसकी जो बरो होगी उसकी दराड़ में चला जाएगा और वहां अपने लंग्स में हवा भर लेगा, इन्फ्लेट द लंग्स। लंग्स में जैसे हवा भरेगा ना तो रिब्स वाला पोर्शन ये इसकी बॉडी की गिर्थ यूं बढ़ जाती है, और बॉडी की गिर्थ जब बढ़ जाएगी तो ये दराड़ में यूं अटक जाएगा और फिर इसको पीछे से जो है वो निकालना मुश्किल होता है। तो इसके अलावा जैसे ही बॉडी जो है वो इन्फ्लेट होती है बेटा, तो इसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स लगे होते हैं वो स्केल भी यूं खड़े हो जाते हैं और साथ दीवार के साथ यूं जैसे हुक की तरह चिपक जाते हैं, तो इसको जो है वो बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अडाप्टेशंस टोटल सारे रेप्टाइल्स के अंदर जो अडाप्टेशंस हैं। तो रेप्टाइल्स की अगर हम स्किन की बात करें सबसे पहले, तो उन्होंने कहा है कि स्किन का रेस्पिरेटरी फंक्शन तो है नहीं, यानी स्किन के जरिए ये सांस तो नहीं लेते, लेकिन इनकी स्किन थिक होती है, ड्राई होती है और कैराटिनाइज्ड होती है, यानी कैराटिन प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्केल्स का काम डिफरेंट हो सकता है, जैसे स्नेक्स के अंदर बेली स्केल्स होते हैं, बेली स्केल जो है वो उसको सबस्ट्रेट के ऊपर मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेडेटर उसके लिए आए तो प्रेडेटर के जो चलने की वाइब्रेशंस होती हैं वो उन बेली स्केल्स के जरिए जो है वो रिसीव कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। इसके अलावा स्केल्स फॉर सबस्ट्रेट अटैचमेंट, जैसे आपने चकवाला में भी पढ़ा कि जैसे ही इसको प्रे किया जाता है ना, कैप्चर किया जाता है प्रे करने के लिए, तो फौरन से ये इन्फ्लेंट होकर अपने स्केल को वहां पे अटका लेता है, दराड़ों में अटका लेता है। तो सम स्केल जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं।
स्किन जो है उनके अंदर ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए इनकी स्किन ज्यादातर बेटा ड्राई ही रहती है। लेकिन इन सम केसेस इनकी स्किन से ना कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स अगर कोई स्पीशी दूर से आई है और वो अपनी स्पीशी को पहचाना चाह रही है या दूसरी स्पीशी को अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे उसी स्पीशी के दूसरे मेंबर्स को पता चल जाता है कि ये हमारी स्पीशी का मेंबर है। दिस इज नोन एज सेक्स रिकॉग्निशन। सेक्स रिकॉग्निशन में कि एक मेल फीमेल को पहचानने के लिए, अपनी ही स्पीशी की फीमेल को पहचानने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं। दीज केमिकल्स आर नोन एज फेरोमोन्स। तो इनकी स्किन के ऊपर वैसे ग्लैंड्स तो नहीं होते, स्किन के अंदर ग्लैंडुलर तो नहीं होती, लेकिन इनकी स्किन जो है वो ऑफेंसिव डिफेंसिव बिहेवियर में, सेक्स रिकॉग्निशन में फेरोमोन्स यानी उन केमिकल्स को रिलीज जरूर करती है। उसके बाद बेटा इनकी स्किन काफी हार्ड होती है। इनकी स्किन को हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। एक तरह से ना इनका ये स्केलेटन ही है, कैराटिनाइज्ड है और पानी को भी जो है वो बचाती है, लॉस ऑफ वाटर को भी बचाती है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि एनिमल इस स्किन के नीचे अपनी साइज को नहीं बढ़ा सकता, इसलिए सीजनली पीरियोडिकली ये अपनी एक्सटर्नल जो इनकी लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर, ये एक्सटर्नल स्किन होती है ना, उसको ये गिरा देते हैं और नई स्किन बना लेते हैं। ये जो पीरियोडिकली शेडिंग है ये ऐसे खुद नहीं करते बेटा, ये पीरियोडिकली शेडिंग होती है। जब ग्रोइंग सीजन आते हैं ये तब ही अपने एक्सटर्नल स्केलेटन को गिरा देते हैं, बाद में नया खुद बना लेते हैं। ये इसलिए करते हैं कि पुराने स्केलेटन की मौजूदगी में इनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकती, इसलिए पीरियोडिकली शेडिंग ऑफ एक्सटर्नल एपिडर्मल लेयर इज नोन एज एक्डाइसिस। बिगन टू हेड कहते हैं। कुछ रेप्टाइल्स में जो एक्डाइसिस का प्रोसेस है वो हेड से शुरू होता है, टेल तक जाता है और जो पूरी स्किन होती है वो वन पीस में उतरती है। लेकिन कुछ लिजर्ड्स में ये जगह जगह से जो है वो उतरना शुरू हो जाती है इनकी आउटर स्किन, और पीसेस में जो है वो ब्रोक हो जाती है। उसके बाद अगर हम इनके स्केलेटन में देखें कि क्या मॉडिफिकेशंस है, तो उन्होंने कहा कि कुछ इनहेरिट स्केलेटन तो इन्होंने अपने एम्फीबियन से इनहेरिटेड किया है, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके स्कल में क्या मॉडिफिकेशन है वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ा। स्नाउट होती है, लेकिन इनका जो हेड होता है बेटा वो एम्फीबियन की निस्बत बड़ा भी होता है। सेकेंडरी पैलेट भी हमने देखा प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी पैलेट इनकी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी को पार्शली जो है वो सेपरेट करता है। इसके अलावा स्नाउट लंबी सारी होती है, और हमने कहा था स्नाउट लंबी सारी इसलिए होती है, टिप के ऊपर जो है वो हमारे पास नोस्ट्रल्स होते हैं इनके अंदर, ताकि इनकी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को ड्राई लैंड में बेहतर बना सके, और बेस्ट ओल्फैक्शन इनमें बेहतर होती है। यानी कि इनकी जो लंबी सारी स्नाउट है उसके अंदर ओल्फैक्टरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स स्मेलिंग ग्लैंड्स को बोलते हैं बेटा, और आपने देखा होगा स्नेक्स और लिजर्ड्स वगैरह में इसलिए हम कहते हैं कि स्मेल की सेंस ज्यादा इवॉल्व है, बिकॉज उनके अंदर जो ओल्फैक्शनरी ग्लैंड्स हैं उनके स्नाउट्स के अंदर, उनके हेड के पोर्शन में वो ज्यादा है। वर्टिब्रे कितने होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम आपको पता ही है, जिस बोन से बनती है उसको हम वर्टिब्रे कहते हैं एम्फीबियन की निस्बत सर्विकल वर्टिब्रे। सर्विकल मतलब गर्दन के रीजन में जो वर्टिब्रे आते हैं वो ज्यादा होते हैं। पहले दो का नाम इधर बताया है, एटलस और एक्सिस। ये यहां से लेके आगे जितने भी फाइलम हैं उन सब में यही नाम है। और पहला वर्टिब्रा एटलस कहलाता है, उसके बाद दूसरा वर्टिब्रा एक्सिस कहलाता है। इनका जो हेड होता है स्कल वो एटलस के साथ जुड़ा होता है। जाहिर है बेटा पहला वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा इनके साथ कहते हैं कि इनका हेड जुड़ा होता है, और इनका हेड फ्रीली मूव कर सकता है, फ्री सिंगल कॉन्डाइल में आर्टिकुलेशन कर सकता है। यानी कि ये ऐसे ऐसे गोल जैसे हम घुमाते हैं ऐसे तो नहीं घूम सकता, लेकिन सिंगल कॉन्डाइल में ऐसे ऊपर नीचे नोडिंग जिसे कहते हैं इजीली मूव कर सकता है। उसके बाद रिब्स यानी पसलियों की अगर बात करें तो ये तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिब्स की, कौन सी आप जो है किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किस एनिमल की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा इनकी रिब्स में एक और अडेप्टेशन है, वो ये कि रिब्स जो है ना मसल्स के साथ अटैच हो गई हैं। जो स्किन के मसल्स है ना उनके साथ रिब्स अटैच हो गई हैं। अब रिब्स मूव करेंगी तो स्किन भी मूव करेगी। इट मीन्स कि बॉडी का साइज बढ़ाना कम करना ये रिब्स के अंडर मौजूद है। हाईली मॉडिफाइड मस्कुलर हो गई है और बॉडी के जो स्केल्स होते हैं उसके साथ अटैच हो गई है। जैसे ही रिब्स मूव करेंगी मसल उधर से खींचेगा और उनका स्केल जो है वो सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। कोबरा जो होते हैं इनमें सर्विकल वर्टिब्रा अटैच होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ रिब्स के साथ, इसलिए जब ये अग्रेसिव होते हैं तो इनका ये जो सर्विकल वर्टिब्रा होता है, सर्वस वाला ये जो हेड वाला पोर्शन होता है वो ज्यादा डायलेट हो जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास रिब्स के बाद गिल्डर्स आते हैं। इनमें पेक्टोरल गिल्डर्स तो होते नहीं। पेल्विस गिल्डर्स की अगर हम बात करें तो पेल्विस गिल्डर कहते हैं पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है।
एक और बात, जो वर्टिब्रल कॉलम है अगर हम अलोंग दी लेंथ देखें तो वो नैरो होती जाती है और उस पोर्शन को हम टेल पोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक फिनोमिना लिखा है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी होता है बेटा लिजर्ड में, आपने देखा होगा कि ये अपनी टेल को जैसे ही हम इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं ये अपनी टेल को गिरा देती हैं और खुद जो है वो वहां से फरार हो जाती हैं। दैट इज नोन एज ऑटोटोमी। दरअसल ये खुद वो करती हैं क्योंकि उनकी टेल वर्टिब्रा जो होते हैं उनके टेल के अंदर वहां पे एक जगह पे फ्रैक्चर पॉइंट होता है, वो जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो ब्रेक हो जाता है और टेल इनकी जो है वो इनकी बॉडी से अलहदा हो जाती है। कहते हैं ये इसलिए करते हैं कि जब इनको प्रेडेटर ग्रैस्प करता है इसलिए करते हैं। कभी कभी जो है वो प्रेडेटर इनकी इस उतरी हुई टेल से डर भी जाता है और डर के भाग भी जाता है, तो इसलिए भी ये जो है वो करते हैं। ये जो ऑटोटोमी का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स में पाया जाता है, इसलिए बेटा और ये उनकी अडाप्टेशन भी है। वो अपने प्रे से बचने के लिए, प्रे को भगाने के लिए ये जो है वो अडाप्टेशन उनके अंदर मौजूद है। तो एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन में बेटा आज हमने सिर्फ उनकी एक्सटर्नल जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस की है, कल इंशाल्लाह हम इनकी लोकोमोशन डिस्कस करेंगे।